अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पीएचपी फॉर बिगिनर्स के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस पीएचपी के इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम डाटाबेसेस के अंदर प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से हम प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं पीडीओ के साथ। और इससे पहले हम ऑलरेडी MySQLi के साथ प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट्स को डिस्कस कर चुके हैं कि प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट्स हमारी किस तरीके से हेल्प करती हैं टू प्रीपेयर ओवर एसक्यूएल क्यूरी, और इसकी मदद से हम मल्टीपल रिकॉर्ड को किस तरीके से इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या सिलेक्ट कर सकते हैं इन पीएचपी। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पीडीओ के अंदर मौजूद प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वो फीचर्स हैं जो प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट पीडीओ के अंदर अवेलेबल है, जो कि MySQLi के अंदर आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पीएचपी के इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल को। तो हमने MySQLi को जब डिस्कस कर रहे थे प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट को MySQLi में, उस वक्त हमने सीखा था कि प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट को हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स देकर हम कोई भी क्यूरी, अपडेट, सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट की क्यूरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और वो जो हमारे पास प्लेस होल्डर है वो क्वेश्चन मार्क है। तो जितने भी हमने वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है या अपडेट करना है, उतने ही हमें क्वेश्चन मार्क, जिनको प्लेस होल्डर भी कहा जाता है या पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स भी उनको कहा जाता है, तो उनको इस्तेमाल करते हैं। अब पीडीओ के अंदर जो प्रीपेयर स्टेटमेंट है उसके अंदर हमारे पास नेम्ड पैरामीटर्स भी अवेलेबल है कि किस नेम के अगेंस्ट हम कौन सी वैल्यू पास करना चाह रहे हैं, जिसकी मदद से हमारी जो इंसर्शन है या डिलीशन है या अपडेशन है या सिलेक्शन है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करती है, और हमें या किसी दूसरे डेवलपर को जब वो कोड देखने को मिलता है तो उसको समझ आ जाती है कि भाई ये किस पैरामीटर के अगेंस्ट कौन सी वैल्यू पास हो रही है। वेयर एज अगर हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करते हैं, मतलब प्लेस होल्डर एज अ क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं, तो उसमें हमें नहीं पता कि फिर हमें देखना पड़ता है कि 1 के अंदर कौन सी वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो वो वैल्यू किस कॉलम के अगेंस्ट हम इंसर्ट कर रहे हैं। सो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा जब हम बाइंड करते हैं पैराम्स को, तो इसमें हम इंडिविजुअल बाइंड पैराम फीचर को फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं पीडीओ के अंदर, जबकि हमने देखा था कि MySQLi के अंदर हमें एक ही बाइंड पैराम यूज़ करना पड़ता है, जिसमें हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ प्लस हमने उसकी टाइप जो डिफाइन करनी होती है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, इंटीजर है या डबल है, तो वो हम एक सिंगल या डबल कोट्स के अंदर पहले उतनी ही दफ़ा ऐड करते हैं। मतलब अगर हमने 3 पैरामीटर्स इंसर्ट करने हैं तो तीनों अगर वो स्ट्रिंग है तो 3 टाइम हमें एस लिखना पड़ेगा, ताकि हम प्रीपेयर स्टेटमेंट को बता सकें कि भाई जो हम इंसर्ट कर रहे हैं वो स्ट्रिंग है। तो इसी तरीके से दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमें प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट्स का होता है वो ये है कि हम अगर मल्टीपल या कोई कॉम्प्लिकेटेड किस्म की क्यूरी लिख रहे हैं और हमें वो क्यूरी एग्जीक्यूट, मतलब क्यूरी को डेटाबेस के साथ एनालाइज और फाइनलाइज करने में टाइम लगता है, तो एक दफ़ा वो जब फाइनलाइज हो जाती है प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट की मदद से, वो क्यूरी फाइनलाइज हो जाती है, प्लेस होल्डर सेटअप हो जाते हैं, चाहे वो नेम्ड प्लेस होल्डर्स हैं या पोजिशनल प्लेस होल्डर्स हैं। जब वो सेटअप हो जाते हैं तो उसके बाद हम मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, और वो ऑपरेशंस क्विकली परफॉर्म होंगे क्योंकि डेटाबेस ने ऑलरेडी एनालाइज कर लिया कि मुझे क्या करना है, किस किस्म की वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है या अपडेट करना है या डिलीट करना है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं प्रीपेयर स्टेटमेंट के, और कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि MySQLi की प्रीपेयर स्टेटमेंट में और पीडीओ की प्रीपेयर स्टेटमेंट में है। तो यहाँ पर अब मैं आपको इसको यूज़ करके प्रैक्टिकली बताता हूँ कि किस तरीके से हम पीडीओ को प्रीपेयर स्टेटमेंट यूज़ करते हैं पीडीओ की, और इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। और उसके अलावा अगर आप खुद से कोई इसकी प्रैक्टिस करना चाहें प्रैक्टिस करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं इस वक्त यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट 3 में मौजूद हूँ, और यहाँ पर ये जो हमारा लास्ट कोड था ये हमने इसको सेटअप किया हुआ था, इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, और ये सेक्शन हम रहने देते हैं क्योंकि ये हमारा कनेक्शन है और एट्रीब्यूट्स को सेट कर रहे हैं। अब जो चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है वो ये है प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट। सो हमने प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट हो या कोई भी हो, उसको हमेशा आपने ट्राई कैच ब्लॉक में लिखना है। सो ट्राई कैच और एक्सेप्शन हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, और EX, इस तरीके से हम लिखेंगे इसको।
और इसके अंदर ट्राई का, बल्कि हमने ट्राई यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें कैच सिर्फ लिखना था, क्योंकि ट्राई तो हम ऑलरेडी लिख रहे हैं ऊपर जब हमने इसको, तो यहाँ पर हम इसको पीडीओ एक्सेप्शन दे देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इको एरर, और यहाँ पर कंकेटिनेट कर देंगे EX गेट मैसेज को कि क्या मैसेज हमें एरर मिलता है। और अब यहाँ पर हम अपनी क्यूरी को प्रिपेयर करेंगे। अब सेम जिस तरीके से हम MySQL के अंदर करते हैं, यहाँ पर भी हम लिखेंगे कनेक्शन, और इसको पहले असाइन करेंगे किसी भी वेरिएबल के। तो स्टैंडर्ड वे STMT लिखते हैं। STMT स्टैंड्स फॉर स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट इज इक्वल टू कनेक्शन प्रिपेयर, और फिर यहाँ पर हम अपनी कोई भी क्यूरी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, हम यहाँ पर स्टाफ लिखते हैं, और फिर मैं लिखता हूँ वेयर यूजर अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू। अब इक्वल टू के बाद हम प्रीपेड स्टेटमेंट में या तो नेम्ड आर्गूमेंट दे सकते हैं, या हम पोजिशनल आर्गूमेंट्स दे सकते हैं, या आप कह सकते हैं प्लेस होल्डर्स दे सकते हैं। तो ये हमारे पास है पोजिशनल प्लेस होल्डर, और ये है हमारे पास पैरामीटर विद नेम्ड पोजिशनल आर्गूमेंट। सो ये नेम्ड पोजिशनल है, और उससे पहले क्वेश्चन मार्क जो सिंपल पोजिशनल था, ये नेम्ड आर्गूमेंट है। सो हमने अपनी स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर लिया। प्रिपेयर करने के बाद इसको हमें बाइंड करना पड़ता है पैरामीटर्स के साथ। इसको पैरामीटर्स असाइन करने हैं। तो ये पैरामीटर जैसे कि हमने सीखा था लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में MySQL के, वो मस्ट बी वेरिएबल होने चाहिए। वो कोई आप स्टैटिक वैल्यू, मतलब कोई स्ट्रिंग वगैरह या इंटीजर वगैरह डायरेक्टली नहीं दे सकते। तो यूज़र ID इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर 3 दे देता हूँ। उसके बाद मैं लिखूँगा STMT बाइंड पैराम, और यहाँ पर सबसे पहले हमें उस नेम्ड आर्गूमेंट को या जो पोजिशनल आर्गूमेंट है उसको ऐड करना है। फिर सेकंड आर्गूमेंट में हमें वो वैल्यू पास करनी है, और थर्ड आर्गूमेंट में हम ये बता सकते हैं कि जो रिकॉर्ड हम इसको पास कर रहे हैं उसकी टाइप क्या है। सो पैराम इंट हम कह सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बताया कि जो पैरामीटर हम इसको पास कर रहे हैं यूजर अंडरस्कोर ID के थ्रू, दैट इज एन इंटीजर, या उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। सो अगर तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग दूंगा तो इसको वो 0 कर देगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम उसको पैराम इंट कह रहे हैं, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके 0 कर देगा। सो बाइंड पैराम हमने किया, और उसके बाद हम सिंपली लिखेंगे STMT एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट लिखने का मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट है वो हमेशा जो है वो फेच, अगर हम सिलेक्ट क्यूरी यूज कर रहे हैं, जो फेच ऑल, या फिर वो फेच ऑब्जेक्ट। तो इस तरह के हमारे पास दो, नॉर्मली हम दो ही यूज करते हैं, फेच और फेच ऑल। फेच जो है वो सिंगल रिकॉर्ड के लिए। अब इस केस में हमारे पास, हमें पता है कि सिंगल रिकॉर्ड आएगा, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू STMT फेच। अब फेच के अंदर हम बता सकते हैं कि जो रिकॉर्ड रिटर्न हो, एक सिंगल रिकॉर्ड, वो एक एरे की सूरत में हो, जो बाय डिफॉल्ट है, जिसमें हमें एरे और एसोसिएटिव एरे और इंडेक्स एरे दोनों मिलते हैं। और यहाँ पर हम पीडीओ के थ्रू बता सकते हैं कि जो फेच हो रिकॉर्ड वो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में हो। फिर हम वार डंप कर सकते हैं रिजल्ट को। तो ये हमारे पास है बाइंड पैराम करने का तरीका। अब इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ और सिंगल रिकॉर्ड रिटर्न हुआ। तो अगर हम यहाँ पर वेयर लगाए ना ही, वेयर लगाते ही नहीं है, स्टाफ लिखते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए फिर भी हमें सिंगल रिकॉर्ड मिला, क्योंकि हमने यहाँ पर फेच यूज़ किया। अब मैं यहाँ पर अगर फेच ऑल यूज़ करता हूँ और इसको रन करता हूँ तो देखिए अब उसने में दोनों रिकॉर्ड जो उस टेबल में मौजूद हैं, स्टाफ के टेबल में 1 और 5 ID के साथ, वो दोनों हमें यूज़र ID के साथ 3 और 7 के साथ वो उसने हमें रिटर्न कर दिया। सो इसमें बेशक हमने बाइंड पैराम अब यूज़ किया, चूँकि हमने यहाँ पर प्लेस होल्डर या पोजिशनल आर्गूमेंट नहीं दिया तो वो ये काम नहीं करेगा। तो ये है हमारे पास बाइंड पैराम। और दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि अगर हमने यहाँ पर मल्टीपल क्यूरीज देनी है, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टाफ वेयर ID इज इक्वल टू ID और एंड, या जो भी आप लिखना चाहें, एंड यहाँ पर इस तरीके से लिखें, एंड यूज़र ID इज इक्वल टू यूज़र अंडरस्कोर ID। सो इस तरीके से अब हम यहाँ पर ID जब पास करेंगे तो ये ID इस ID को पास होगी, और उसके बाद हमें एक और प्रीपेड स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी इस तरीके से, और उसको हम यूज़र अंडरस्कोर ID कहेंगे। सो उसको हम यहाँ पर सपोज इसको ID कह देते हैं,
और यहाँ पर आईडी के अंदर वेरिएबल के अंदर हम 1 पास कर देते हैं। सो इस तरीके से हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और बाइंड पैराम को यूज़ करने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि उसकी टाइप क्या होने जा रही है, जो भी वैल्यू पास होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इसको मैं अभी सिंपल करके आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर मैं इसको यूज़र आईडी इज इक्वल टू आईडी, और यहाँ पर हमारे पास यूज़र आईडी आ गई, और मैं इसको कह देता हूँ कि ये 1 है। अब मैं यहाँ पर इसको स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने इसको बताया पैराम इंट है। अब मैं जब इसको रन करूँगा तो देखिए हमें एम्प्टी रिजल्ट रिटर्न हुआ, कोई रिकॉर्ड में कोई एरर नहीं आया, किसी किस्म का एक्सेप्शन नहीं आई, क्योंकि उसने इस यूज़र आईडी को कन्वर्ट कर दिया इनटू 0। सो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर STMT आई थिंक लास्ट क्यूरी का मेथड भी है, और उसकी मदद से हम लास्ट क्यूरी को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली मुझे अब याद नहीं है कि इसकी है लास्ट क्यूरी, मुझे देखना पड़ेगा कि लास्ट क्यूरी किस तरीके से हम यहाँ पर इसकी जो भी हमने लास्ट क्यूरी एग्जीक्यूट की है, जैसे ये प्रीपेयर स्टेटमेंट के साथ पैरामीटर्स के साथ, तो वो क्या क्यूरी है वो हम देख सकते हैं। तो वो जो क्यूरी है वो है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं STMT डिबग डंप पैराम्स। तो इसकी मदद से हम ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग वैल्यू पास किया, जबकि वो इस क्यूरी को आईडी के साथ क्यों जो है हमें सही रिजल्ट रिटर्न नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पर अगर इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं इसको मैं वार डंप को ख़त्म कर देता हूँ, बल्कि वार डंप की जगह पे मैं लिख देता हूँ STMT डिबग पैराम्स, इसको मैं लिख देता हूँ कट करके। तो रिज़ल्ट की जगह पे मैं ये लिख देता हूँ। तो ये डिबग डंप पैराम्स, सॉरी डंप, ये है डिबग डंप पैराम्स। सो डिबग जो है स्मॉल लेटर्स में है, डंप का D कैपिटल है और पैराम्स का P जो है वो कैपिटल है, और ये एक फंक्शन है। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पर ब्राउज़र में, तो ये हमें बता रहा है कि जो एक्चुअल क्यूरी है वो है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टाफ वेयर यूज़र आईडी इज इक्वल टू कॉलन आईडी, और ये SQL जो सेंड हुई है वो ये है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टाफ वेयर यूज़र आईडी इज इक्वल टू 0। अब ये 0 क्यों सेंड हुई है? क्योंकि हमने यहाँ पर यूज़र आईडी के अंदर स्ट्रिंग पास किया है, और जबकि हम उसको बता रहे हैं कि जो यूज़र आईडी है वो एक इंटीजर है। अगर ये इंटीजर नहीं है, ये स्ट्रिंग है, तो इसको ये कन्वर्ट कर देगा इनटू 0। तो अगर यहाँ पर मैं 3 पास कर देता हूँ और फिर इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यूज़र अंडरस्कोर आईडी के अंदर यूज़र अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू 3 आ रहा है। सो ये हमारे पास बाइंड पैराम्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो एक हमारे सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया था कि ये बाइंड पैराम हमें करना चाहिए, इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, या फिर डायरेक्टली हम इस तरीके से भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि यहाँ पर हम आईडी पास करें और यहाँ पर यूज़र अंडरस्कोर आईडी। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं कि हमारे पास डिबग डंप पैराम्स में क्या क्यूरी एग्जीक्यूट होती है। तो पहले आपने बाइंड पैराम वाला देखा, अब ये विदाउट बाइंड पैराम है। तो यहाँ पर अगर आपने देखा कि यूज़र आईडी इज इक्वल टू 3 पास हो रहा है, एज अ स्ट्रिंग पास हो रहा है, जबकि हम यहाँ पर उसको एज अ इंटीजर पास कर रहे हैं। अब ये जो क्यूरी है, आई थिंक ये जो क्यूरी है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर हम यूज़र आईडी इसको दे रहे हैं एज अ इंट, और यहाँ पर ये इंट है 3, लेकिन जब ये एग्जीक्यूट कर रहा है स्टेटमेंट को, तो इस यूज़र आईडी इज इक्वल टू 3 को एज अ स्ट्रिंग पास कर रहा है। सो लेट्स सी कि हमारे पास रिजल्ट इस सूरत में क्या हमें मिलता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम होगी। एनीवेज इसको चेक करते हैं। हालांकि हम इसको स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, सो वार डंप रिजल्ट, लेकिन अगर हम उसको उस सूरत में भी पास करें, स्ट्रिंग पास करें, तो भी उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। तो देखें हमारे पास रिजल्ट ठीक आया, हाल दो के हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम आई कि जो डिबग है उसने हमें बताया कि आप इसको स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। तो सम डेटाबेसेस जो MySQL के अलावा हैं वो इस पर आपको एरर दे सकते हैं कि भाई आप डेटाबेस जो है वो उसको पास कर रहे हैं वो स्ट्रिंग है, जबकि आपको इसको इंटीजर पास करना है। तो सपोज मैं यहाँ पर अगर इसको 3 इस तरीके से लिख देता हूँ और फिर मैं ये यूज़ करता हूँ STMT बाइंड पैराम, तो इस सूरत में भी हमें जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल ठीक मिलेगा, वही रिज़ल्ट मिलेगा। और इसमें अगर हम इसको डिबग करते हैं तो इस सूरत में हमें
देखिए यहाँ पर यूज़र आईडी इज इक्वल टू 3 मिल रहा है। हालांकि हमने यहाँ पर उसको 3 पास किया, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर इसको पीडीओ प्राइम इंट बताया, तो सपोज अगर मैं यहाँ पर str लिख देता हूँ, व्हाट विल हैपन, कुछ भी नहीं होगा। हमारी जो क्यूरी है वो उसी तरीके से एग्जीक्यूट होगी और params की नेम इंटू 3 id, param नंबर इज इक्वल टू -1, नेम इज इक्वल टू 3, id इज param1, param टाइप इज इक्वल टू 2। तो ये उसने इसको स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग ले लिया, लेकिन स्टिल ये जो हमारी डेटाबेस की क्यूरी है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने सिंगल कोट या डबल कोट यूज़ नहीं किया, यहाँ पर हमने सिंपल आईडी यूज़ किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखता हूँ तो ये हमें एरर देगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी क्यूरी टोटली चेंज हो चुकी है और ये काम नहीं करेगी। इसलिए दूसरी जो चीज़ अपने जहन में रखनी है कि जो आप नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स देंगे यहाँ पर कॉलन के साथ, उसको कोई सिंगल कोट या डबल कोट हमने नहीं देना। वो सारा का सारा हम सेटअप करते हैं बाइंड पैराम्स के थ्रू या डायरेक्टली एग्जीक्यूट के अंदर उसको हम यूज़ करते हैं। सो अगर मैं यूज़र आईडी को 1 कर देता हूँ और बाइंड पैराम के बजाय मैं डायरेक्ट इसको एग्जीक्यूट के साथ यूज़ करता हूँ, तो आपने भी इसी तरीके से इसको चेक करना होता है अपने पास मुख्तलिफ कंडीशंस लगा के। अब मैं इसको यूज़र आईडी पास करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ, तो देखिए इसने हमें बता दिया इनवैलिड पैरामीटर नंबर, पैरामीटर वाज नॉट डिफाइन, सॉरी आईडी है, पैरामीटर मैंने आईडी देनी थी तो मैंने इसको, तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि आईडी इज इक्वल टू उसने 1 पास कर दिया। अब अगर मैं इसको डिबग करता हूँ रिजल्ट को, तो यहाँ पर मैं इसको यूज़र आईडी 1 दे रहा हूँ, यहाँ पर यूज़र आईडी जा रही है, तो मैं इसको रन करता हूँ। सो इसने हमें एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न कर दिया, क्योंकि ये 1 वाली जो है ये कोई भी रिकॉर्ड रिटर्न नहीं करता। तो इसमें इंसर्शन अपडेशन डिलीशन में प्रॉब्लम आ सकती है आपको, क्योंकि रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। तो ये चीज़ अपने ध्यान में रखनी है कि बेटर अप्रोच इज़ ऑलवेज बाइंड पैराम। ऑल दो अगर आप श्योर हैं कि जो इंसर्ट हो रहा है रिकॉर्ड दैट इज़ प्रॉपर, तो फिर आप डायरेक्टली उसके अंदर एग्जीक्यूट के अंदर एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं। लेकिन दूसरी सूरत में अगर देखा जाए कि अगर आप श्योर हैं कि आपको वाकई डाटा वही आ रहा है जो आपको चाहिए, देन तो आप प्रिपेयर स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्यूरी को भी रन कर सकते हैं। तो ये थे कुछ फैक्ट्स पीडीओ में प्रिपेयर स्टेटमेंट के। अब हम एक और चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम यूज़र के टेबल से, यूज़र के टेबल में हमारे पास यूज़र नेम्स हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास कुछ यूज़र नेम है। तो मैं ऐसे नेम फाइंड करना चाह रहा हूँ जिनके नाम में ए आ रहा है, तो उसको हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र नेम कॉलन यूज़र नेम लिखते हैं, और यहाँ पर मैं इसको यूज़र नेम दे देता हूँ। सो अब यहाँ पर हम इसको इक्वल के बजाय लाइक किस तरीके से यूज़ करेंगे। आप सोच सकते हैं कि हम इस तरह लिखेंगे यूज़र नेम लाइक परसेंटेज साइन, और फिर हम यहाँ पर उसको यूज़र आईडी पास कर देंगे, सॉरी यहाँ पर इसको पास करेंगे, चलो यहाँ यूज़र आईडी रहने देते हैं और यहाँ पर मैं ए पास कर देता हूँ कि हमें वो चाहिए लाइक ए जिनमें ए मौजूद हो। तो यहाँ पर यूज़र नेम दे दिया। तो आपके ख्याल में ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन नहीं, मैं आपको बताता चलूँ इस पे हमें एरर मिलेगा, क्योंकि इस तरीके से हम ये स्टेटमेंट लाइक ऑपरेटर नहीं लिख सकते। यहाँ पर वो कह रहा है सिंटैक्स एरर और एक्सेस वायलेशन, यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल। सो इट मीन्स वो ये कहना चाह रहा है कि आपने ये जो लाइक ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ किया है इसको ऐसे नहीं यूज़ करना, बल्कि जो नेम्ड आर्गूमेंट है या पोजिशनल आर्गूमेंट है वो कंप्लीट एज इट इज़ होना चाहिए। यहाँ पर लाइक इसी तरीके से हम यूज़ करेंगे। अब जब हम यहाँ पर इसको पास करेंगे तो यहाँ पर हम परसेंटेज ए लिखेंगे, देन दिस क्यूरी विल एग्जीक्यूट प्रॉपरली। सो अब हमें वो तमाम यूज़र नेम रिटर्न हो गए हैं जिनके नाम में ए आ रहा है। अब अगर मैं इसको क्यू कर देता हूँ कि जिनके नाम में स्टार्ट में या एंड पे क्यू आ रहा है वो सिर्फ रिटर्न करो, तो देखिए 2 रिकॉर्ड उसने रिटर्न किए जिनके आखिर में या कहीं पर भी क्यू वर्ड आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको एंड पे कह देता हूँ कुछ भी हो क्यू के बाद, तो कोई रिकॉर्ड नहीं आया। अगर मैं कहता हूँ इससे पहले कुछ भी हो और उसमें क्यू हो, तो हमें फिर भी 2 रिकॉर्ड मिल गए। सो इस तरीके से हम लाइक जो ऑपरेटर है, लाइक ऑपरेटर को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं टू एक्सेस रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस, और इंसर्ट और अपडेट डिलीट भी इसी तरीके से हम परफॉर्म करते हैं। तो बेस्ट अप्रोच इज़ ऑलवेज यूजिंग द बाइंड पैराम। ये भी तरीका ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा बाइंड पैराम को। लेकिन अगर आपको लगता है कि एग्जीक्यूट है सम बेटर एडवांटेजेस देन डू लेट मी नो, क्योंकि क्या एडवांटेजेस हैं। सॉरी मेरे
जो है क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, आप कह सकते हैं एडवांटेजेस। सॉरी टू से मेरी ज़ुबान पे नहीं ये वर्ड आ रहा एडवांटेजेस। खैर एनीवेज आई विल प्रैक्टिस इट के एडवांटेज और एडवांटेजेस में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो प्रोनाउंस करने में। खैर तो ये है हमारे पास प्रीपेड स्टेटमेंट इन पीडीओ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पीएचपी का इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने प्रीपेड स्टेटमेंट के बारे में सीखा कि किस तरीके से प्रीपेड स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं इन पीडीओ। और सेम तरीका MySQL में भी है, लेकिन MySQL में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पोजिशनल पैरामीटर्स हैं, जबकि पीडीओ के अंदर हमारे पास नेम्ड पैरामीटर या नेम्ड प्लेस होल्डर भी मौजूद है, जिनकी मदद से हम पैराम्स को बाइंड कर सकते हैं आसानी के साथ। और उस पीडीओ के अंदर हम मल्टीपल लाइंस ऑफ पैराम बाइंड पैराम्स यूज़ कर सकते हैं, जबकि MySQL के अंदर हम सिंगल बाइंड पैराम को ही सिर्फ यूज़ कर सकते हैं एग्जीक्यूट से पहले। अब अगर आप एग्जीक्यूट के बाद एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। So guys, thank you very much for watching this video tutorial. Take care, goodbye and Allah Hafiz.